हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 2 जेनेटिक्स के का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम बेस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक बेसिस के बारे में पढ़ा है और मेंडल के फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा है। बट मेंडल फैक्टर्स जो थे, इट वाज नॉट सो क्लियर टू सेटिस्फाई ऑल द बायोलॉजिस्ट। तो जो मेंडल के फैक्टर्स थे उसका केमिकल नेचर और उनका जो रोल है इन रेगुलेटिंग द इनहेरिटेंस, ये भी मेंडल के टाइम पर पता नहीं चला था, ना ही पता चला था मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, बेस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। काफ़ी सालों तक इसके बारे में स्टडी होती गई, एक्सपेरिमेंट्स होते गए डिफरेंट लेबोरेटरीज में। तो लास्ट में जो कंक्लूजन ड्रॉन हुआ उससे हमें पता चला जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज द बेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो डीएनए एंड आरएनए ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट जो डीएनए है, it act as a genetic material in all majority of the organisms। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए है, it act as a genetic material and आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन कुछ ही वायरसेस के अंदर, इन सम वायरसेस। ठीक है। DNA is deoxyribo न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म हमने यहाँ लिखी है इसकी, एंड RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज है, इट इज द पेंटोज शुगर। RNA जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कुछ और भी काम करता है, जैसे इट एक्ट एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल। अडेप्टर मॉलिक्यूल का मीन्स होता है इट अटैच विद द अमीनो एसिड्स टू फॉर्म द प्रोटीन्स। ठीक है, और जो इट अटैच द अमीनो एसिड्स टू मेक द प्रोटीन। इसके अलावा ये कैटालिटिक एंजाइम के जैसे भी काम करता है। कैटालिटिक एंजाइम मीन्स यहाँ पर राइबोजाइम की मैं बात कर रही हूँ। राइबोजाइम यहाँ पर प्रोटीन ना होकर के क्या है, एक आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे कैटालिस्ट जैसे एंजाइम्स काम करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने में, वही काम राइबोजाइम भी करते हैं। इट एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर के लास्ट में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर ये दोनों फंक्शंस फिर से एक्सप्लेन होंगे। ओके बेटा, इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर भी और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। जेनेटिक कोड, रेगुलेशन ऑफ जीन्स, ट्रांसलेशन क्या है यहाँ पर, ट्रांसलेशन इसके आगे की प्रोसेस है आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन आवर लिविंग सिस्टम, दैट इज डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से पहले हम थोड़ा सा डीएनए का बेसिक पढ़ लेते हैं। तो डीएनए जो होता है, इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर। पॉलीमर कैसे बनते हैं, बाय ज्वाइनिंग अ मैनी मोनोमर्स। तो यहाँ पर पॉलीमर के लिए मोनोमेरिक यूनिट क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, पॉलीमर, यानी कि क्या बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं। और जो डीएनए है, डीएनए की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड्स पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे, क्योंकि जो ये न्यूक्लियोटाइड्स है यही मिल करके डीएनए बना रहे हैं। तो जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे हमारी डीएनए की लेंथ उसी पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर मैंने 3-4 ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स बताए हैं और इनकी लेंथ कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। तो बैक्टीरियोफेज
5x174 जो है यहाँ पर वायरस होता है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस होता है। इसके अंदर डीएनए के अंदर, इसके डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 5386। दूसरा जो बैक्टीरियोफेज है यहाँ पर, इट इज बैक्टीरियोफेज लैम्डा। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो होते हैं 48502। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर बोल दो या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बोल दो, कुछ नहीं। ह्यूमन के अंदर अगर हम हैप्लॉइड स्टेज की बात करें तो ह्यूमन के हैप्लॉइड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। अगर डिप्लॉइड स्टेज की बात करें यहाँ पर हम, तो डिप्लॉइड स्टेज में डबल हो जाएंगे 6.6। ओके, ये हो गया हमारा डीएनए का थोड़ा बेसिक। अभी हम एक बार ही पता कर लेते हैं कैसे ये लेंथ ऑफ डीएनए हम मेज़र कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए अगर हम बात करें, ह्यूमन डीएनए की लेंथ अगर हमें पता करनी है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। अगर हमें ह्यूमन डीएनए की लेंथ पता करनी है तो नंबर ऑफ बेस पेयर जो हमने पीछे पढ़े हैं इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो ह्यूमन डीएनए की जो हम यहाँ लेंथ बता रहे हैं तो इससे हम पता कर सकते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर हमारे पास थे। अगर हम डिप्लॉयड स्टेज की बात करें 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर इनटू में जो डिस्टेंस होता है बेस पेयर्स के बीच में वो फिक्स होता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में, तो वो है 0.34 × 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ अप्रॉक्स रिजल्ट बता रही हूँ आपको, 2.2 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ आएगी डीएनए की, वो आएगी 2.2 मीटर। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की लेंथ का पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसे कि मैंने आपको बताया डीएनए बना हुआ होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमेरिक यूनिट होती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है, अब इसमें अगर हम बात करें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की, एक न्यूक्लियोटाइड फर्दर किससे मिलकर के बना हुआ होता है, इसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजीनस बेस, सेकेंड कंपोनेंट पेंटोज शुगर, नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 कंपोनेंट मिलकर के बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। अभी फर्दर हम इसको पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजीनस बेस, फर्दर आगे इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज प्यूरीन एंड अनदर वन इज पिरिमिडीन। ठीक है, इनके बारे में आपने +1 क्लास में पढ़ा भी होगा, अभी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। जो प्यूरीन है इसके अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन ग्वानिन बोथ आर दी प्यूरीन, और ये क्या होते हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से एक हेक्सागोनल रिंग होती है और इसके साथ ये पेंटागोनल रिंग। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन। और पिरिमिडीन के अंदर क्या होता है, पिरिमिडीन के अंदर आते हैं हमारे पास साइटोसिन, थाइमिन एंड थर्ड वन इज यूरेसिल। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई जो पिरिमिडीन के अंदर आती है। और ये क्या होते हैं, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होती है। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीएनए की, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरीन तो यही रहेंगे। पिरिमिडीन के अंदर जो है वो होंगे साइटोसिन एंड थाइमिन। यहाँ पर जो थाइमिन है ये डीएनए के अंदर होगा। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर प्यूरीन सेम रहेंगे, एडेनिन, ग्वानिन,
और पिरिमिडीन के अंदर साइटोसिन सेम रहेगा और जो चेंज होगा वो होगा यूरेसिल, यानी कि थाइमिन की जगह पर आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। अब बात आती है पेंटोज शुगर की। अगर डीएनए हम लेकर के चले तो डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होते हैं इट इज डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, ये होती है हमारी डीएनए में। और अगर आरएनए, क्योंकि आरएनए भी पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें भी, तो आरएनए में होता है राइबोज शुगर, तो ये होता है हमारे आरएनए के अंदर। फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। अब हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर इन्हीं की हेल्प से बनाएंगे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही 3 चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ पेंटोज शुगर। ओके, ये पेंटोज शुगर मैंने बनाई। अब दूसरा कंपोनेंट था हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ अगर हम पोजीशन लोकेट कर लें 1 2 3 4 कार्बन के साथ 5th कार्बन अटैच होता है, ठीक है। तो ये और यहाँ पर हम लगा देंगे O ग्रुप। तो फर्स्ट कार्बन, ध्यान रखना, फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन एंड द 5th कार्बन, ये तीनों कार्बन का यूज होगा यहाँ पर। कैसे, जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर लगा होता है नाइट्रोजिनस बेस। जैसे नाइट्रोजिनस बेस हम यहाँ पर लगा दें एडेनिन, तो फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजिनस बेस, ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, ये 2 कंपोनेंट हो गए न्यूक्लियोटाइड के। इन ये 2 कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूं पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, इन्होंने मिलकर के बनाया न्यूक्लियोसाइड। अब जैसे मान लो मैंने एडेनिन लगाया, एडेनिन और पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इनका कंबाइन नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, ठीक है। या फिर हम इसका नाम लिख सकते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा। जो हमने पीछे पढ़े थे वो न्यूक्लियोटाइड थे जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी था इनके साथ। अगर हम यहाँ पर 2 कंपोनेंट की बात करें तो ये 2 कंपोनेंट को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब तीसरा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर 5th कार्बन के पास होगा, 5th कार्बन के साथ यहाँ पर लगा होगा फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस आपस में लिंक होते हैं, किससे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। और जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैच होता है 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। ये 2 लिंकेज हो गए हमारे पास। तो ये 2 लिंकेज, एक तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस के बीच में और एक होती है पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में। तो यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हो गया जिसके अंदर तीनों कंपोनेंट आ गए। अब क्योंकि जो डीएनए होता है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, तो अब हम यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है, ऐसा ऐसा सेम हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ 3rd कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड विद द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। कैसे, अभी मैं बना दूँ, हम ये एज इट इज यहाँ पर बनाएं तो कैसा बनेगा ये देखिए। इस तरह से मैंने ये पेंटोज शुगर बना दी, फर्स्ट ग्रुप पे इसके मैंने फर्स्ट पोजीशन पे मैंने दूसरा नाइट्रोजिनस बेस लिख दिया यहाँ पर G, 2nd, 3rd, 4th और 4th पोजीशन पे मैंने 5th कार्बन अटैच किया और 5th कार्बन के साथ मैंने अटैच कर दिया फॉस्फेट ग्रुप, सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो अब जो ये 3rd कार्बन है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर का, इट विल अटैच विद द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो लिंकेज है इसके बीच में, ये जो इसके बीच में लिंकेज है यहाँ पर, इस लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज।
ये ध्यान रखना, ये है हमारे पास फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, क्योंकि अब ये क्या हो गए हैं, दो न्यूक्लियोटाइड बन गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज बनी है वो बनी है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो मैंने बिल्कुल यही न्यूक्लियोटाइड एज इट इज यहाँ बना दिया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस को चेंज किया है। तो ये हो गया हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब हम इसके आगे एक और वर्ड मैं लिखूंगी 3-5। क्यों 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, क्योंककि ये 3 कार्बन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का एंड 5th कार्बन जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमने इसके आगे लिखा है 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब मैं इसी तरह से एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ बना रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मैं फिर से वही पेंटोज शुगर बनाऊंगी। यहाँ ये पेंटोज शुगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर मैं कोई भी यहाँ न्यूक्लियोटाइड लिख सकती हूँ। टी मैंने लिख दिया यहाँ पर, बेस पेयर मैंने लिख दिया, और इसके सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे 5th कार्बन, इसके साथ अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे यानी कि पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी सेम लिंकेज हो गई 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती चली जाएगी। तो जो न्यूक्लियोटाइड की ये चेन बन रही है लगातार, तो ये वाला जो एंड होगा इसको हम बोलते हैं 5' एंड, क्योंकि ये 5th पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। और जो ये एंड होगा इसको हम बोलते हैं 3' एंड, क्योंकि कहीं पे तो जाकर के न्यूक्लियोटाइड खत्म होंगे, और न्यूक्लियोटाइड का जो 3' एंड है वो फिर फर्दर आगे अटैच नहीं होगा, तो ये 3' एंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये डीएनए की एक चेन बन गई है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए के अंदर 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेंज होती है, एक की पोलैरिटी तो होती है 5' to 3', और जो दूसरे की पोलैरिटी होती है वो अपोजिट होगी। कैसे, अभी मैं इसको भी यहाँ डायग्राम के थ्रू बता दूँ। तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी, सेम इसी तरह से बनेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमें क्या देखना है, यही पेंटोज शुगर यहाँ बनाएंगे हम इस तरह से, ठीक है। पेंटोज शुगर की अब फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पोजीशन चेंज होगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के ऊपर 5th कार्बन, 4th के साथ 5th कार्बन अटैच है और 5th के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन बनाने का पर्पस क्या है, ताकि जो हम यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस लिखेंगे उसकी पेयरिंग हो सके दूसरे नाइट्रोजिनस बेस के साथ जो पहली न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच है। तो यहाँ पर जो ए होता है, ए हमेशा अटैच होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी के साथ, ठीक है। एक प्यूरीन होगा, एक पिरिमिडीन होगा, प्यूरीन में एडेनिन, पिरिमिडीन में थाइमिन, तो डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़े होते हैं। तो मैं यहाँ अगर हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एक नाइट्रोजिनस बेस का पता है तो दूसरे नाइट्रोजिनस बेस का पता हम अपने आप लगा सकते हैं। जैसे ए है तो ए हमेशा टी के साथ ही पेयरिंग करेगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो फर्स्ट पोजीशन हो गई ऑक्यूपाइड, 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप हो गया, 3rd पोजीशन, क्योंकि यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं तो 3rd एंड इसका क्या है, फ्री है, तो ये जो एंड हो जाएगा ये हो जाएगा 3' एंड। अब हम आगे करते हैं, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसी तरह का एक न्यूक्लियोटाइड हम इधर बनाएंगे। तो इसमें भी मैं सेम क्या करूंगी, एक पेंटोज शुगर बना दूंगी इस तरह से, इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर आप ये ओ लिख लेना, ठीक है, ये यहाँ पर सभी पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे फिर से यहाँ नाइट्रोजिनस बेस है। अब नाइट्रोजिनस बेस जी है, जी प्यूरीन है, तो जी हमेशा पेयरिंग करता है सी के साथ और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है सी, प्यूरीन है, सी प्रिमिडीन है, तो ये पेयरिंग हो गई यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे। और 3rd पोजीशन आपको याद होगा, यहाँ पीछे मैंने बताया था एक न्यूक्लियोटाइड की 3rd पोजीशन एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप, तो यहाँ पर हमने चीज थोड़ी पलट दी है। तो यहाँ पे इसका दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3' एंड और पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 5th पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये यहाँ से अटैच हो जाएंगे। ये लिंकेज भी वही होगी 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक और बना रही हूँ इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड, वही सेम मैंने पेंटोज शुगर यहाँ बना दी फर्स्ट पोजीशन पे,
टी है, तो अब टी ने किसके साथ पेयरिंग की थी, ए के साथ, तो ए आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ, ये ओ। सेकंड थर्ड पोजीशन जो है इसकी फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा ये एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहाँ पर बन गई है। और यहाँ पर जब आप देखोगे इसका जो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन के साथ जो फिफ्थ कार्बन है, यहाँ जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसके बाद क्योंकि आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं, वैसे होते बहुत सारे हैं, यहाँ सिर्फ 3 से रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो लास्ट में कहीं पे जाकर के ये न्यूक्लियोटाइड रुकेंगे और वहाँ पर जो फिफ्थ डैश एंड होगा 5 डैश एंड ये फ्री होगा, तो इसलिए इसको हम 5 डैश एंड बोलते हैं। तो एक की पोलैरिटी 5 डैश टू 3 डैश एंड सेकंड की पोलैरिटी 3 डैश टू 5 डैश। ओके, तो अभी इसमें आपको देखने से क्या पता चल रहा है, जो ये ऊपर और नीचे आपको दिख रहा है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ पेंटोज शुगर की एंड फॉस्फेट ग्रुप की। तो पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, सेम इसी तरीके से पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक है, जो पेंटोज शुगर है प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, दे विल फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब बीच में क्या रह गया हमारे पास, नाइट्रोजीनस बेस पेयर्स, ये बाहर की तरफ है, दे आर आउटसाइड, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड, एंड जो नाइट्रोजीनस बेस है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रक्चर। ओके, तो जो बाहर की बाउंड्री बनाएंगे वो बनाएंगे ये दोनों, और जो अंदर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बाइंड करके रखेंगे वो होंगे ये नाइट्रोजीनस बेसेस। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके बाद हम कर रहे हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।